प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग भारतीय संविधान की तैयारी कर रहे हैं और भारतीय संविधान की तैयारी में जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि 1600 ईस्वी का राजलेख हम लोगों ने देख लिया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम लोगों ने उस वीडियो में पहले वीडियो में देख लिया था। परीक्षा वाणिज्य में महत्वपूर्ण जो परीक्षा दृष्टि के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको हम लोगों ने कर लिया था। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि यह वीडियो पूरी तरह से परीक्षा वाणी के आधार पे वह बुक हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके महत्ता को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि हम लोग पहले इसकी थ्योरी क्लास को पूरा करेंगे, फिर इसके बाद इसके वीडियो क्लास में इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो एक तरह से संविधान का आपको मास्टर बन जाना है, जिससे आने वाले यूपीएसआई के प्रश्न जो आपके 18 से 20 प्रश्न आने की संभावना है संविधान से, और उसी प्रकार से पीसीएस में 25 से 30 प्रश्न की महत्ता होती है। और लेखपाल इत्यादि यूपी ट्रिपल एस सी की इत्यादि वैकेंसियों में संविधान से 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को अब भविष्य में कभी गलत नहीं होने देना है। इस उद्देश्य से इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया जा रहा है और मुझे आप सबके साथ चलने में बहुत आनंद आ रहा है और बहुत मज़ा भी आ रहा है, आप सबका सपोर्ट मिल रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले चर्चा की थी, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में एक जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो ये हुआ था कि 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अक्सर पूछा जाता है कि कब इस न्यायालय की स्थापना की गई थी। एक्ट जो था वो 1773 का था, लेकिन सन जो था वो 1774 का था। और उस समय वहाँ पे यह प्रश्न पूछा गया है, जो उसके मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। सर इल्जा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। क्लियर। उन आगे बढ़ते हैं। अगला एक्ट आपका आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 में ये आता है और इसमें हम लोग चर्चा करते हैं क्या क्या दिया गया है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में अंतर्निहित गंभीर व्यवहारिक दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति, जो ब्रिटिश संसद की एक समिति है, उस समिति के अध्यक्ष थे एडमंड बर्क ने एक सुझाव के आधार पर यह एक्ट प्रावधान किया गया। इस संशोधनात्मक एक्ट में, जिसे अमेंडेड एक्ट भी कहते हैं, इसे संशोधनात्मक एक्ट कहते हैं, क्योंकि 1773 में कुछ एक्ट में ऐसे चीज़ें रह गई थी जिसे सुधार करने की बहुत ज़रूरत थी, या बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी इसे कहा जाता है। तो आपसे इन तीनों में से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस एक्ट को संशोधनात्मक एक्ट कहा जाता है या अधिनियम कहा जाता है, या किसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट कहा जाता है, जिसे 1781 के नाम से भी जानते हैं आप, की संज्ञा से अभिहित किया गया। इस एक्ट के द्वारा आप देखिए यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्रावधान किया गया। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया है कि यहाँ पे इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की जो सरकार थी, इसे बंगाल में, बिहार में, साथ में उड़ीसा में भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। यानी ये कानून बना सकती थी कहाँ के लिए? बंगाल के लिए, बिहार के लिए और उड़ीसा के लिए। इस प्रकार अब कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के दो स्रोत प्राप्त हो गए। एक पहला स्रोत कहाँ से था? उसे रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन मिला था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जिसमें वो क्या था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए। और दूसरा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए भी विधि निर्मित करने की शक्ति मिल गई। यानी अब उसके पास दोहरी शक्ति हो गई कि वह कलकत्ता के अधीन प्रेसिडेंसी का भी कानून बनाएगा, तथा जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में उसे दिया गया था, तथा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदेश जो थे उसमें भी विधि यानी कानून बनाने की शक्ति उसे प्रदान कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के लिए आदेशों और विधियों के संपादन में भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं का ध्यान रखने का भी आदेश दिया गया। कहा गया कि आप कानून तो बनाएंगे, लेकिन उसमें भारतीय लोग जो हैं उनकी धार्मिक भावना आहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय धार्मिक भावनाओं के बहुत बड़े पुजारी थे। दूसरा था सामाजिक रीति रिवाज, जैसे कि वो पश्चिमी प्रदेश के लोग थे तो उनमें बहुत सारे सभ्यता संस्कृति का विकास कम था, उनमें नंगापन था। लेकिन भारत में एक सभ्यता संस्कृति, जिस सभ्यता संस्कृति के जो हमारे रीति रिवाज थे, जैसे कि मान लेते हैं, हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, पीपल का पूजा करना। अब अंग्रेज इसकी पूजा तो करते नहीं, तुलसी में जल देना, अंग्रेज तो इसकी पूजा करते नहीं। तो अगर पीपल को काटेंगे, तुलसी को उखाड़ेंगे, तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारी धार्मिक भावना आहत होगी। उसी प्रकार से हमारे यहाँ मैरिज की
भी बहुत सारे एक्ट थे कि जैसे मैरिज का एक नियम था, सती प्रथा था, उस समय चल रहा था। तो अगर हमारे रीति रिवाज के ऊपर इन कुठाराघात करेंगे, कानून बनाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी भावना आहत होगी। तो ये सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार दिया गया कि वो भारतीयों की भावना आहत ना हो पाए, उन चीज़ों पे ध्यान रखने का काम किसे दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय इलाहाबाद, सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता को दिया गया। क्लियर? गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया, यानी सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता इस पर लागू नहीं होती। अर्थात गवर्नर जनरल की परिषद अब जो नियम बनाएगी उसे उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत करना आवश्यक नहीं होगा। क्लियर? यानी अब गवर्नर जनरल जो भी नियम बना देगा, जैसे क्या है कि आप अभी भी वही चलता है, भारत सरकार द्वारा जो कानून बना दिए जाते हैं उस कानून को पहले दोनों सदन में पास करना होता है। जब दोनों सदन पास करते हैं तो उस पर राष्ट्रपति की मोहर लगना जरूरी होता है। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय उस पर प्रश्न कर दे तो फिर वो कानून कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो वही स्थिति यहाँ पे थी। सर्वोच्च यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसके द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे, उसे उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत करवाना आवश्यक नहीं होगा। यानी जो अभी बना दिए, अगर दोनों संसद तो थी नहीं, सिर्फ गवर्नर जनरल की एक परिषद थी, अगर वो परिषद पास करती तो उसे उच्चतम न्यायालय रोक नहीं पाता था। प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल की परिषद के पास की जा सकती थी। पुनः 5,000 पाउंड या अधिक मूल्य के मामले सपरिषद ब्रिटिश सम्राट के पास ही भेजे जा सकते थे। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए उसकी राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया तथा स्थानीय नियमों को ध्यान में रखकर नए कानूनों को परिवर्तित करने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार इस अधिनियम में रेगुलेटिंग एक्ट के अनेक विवादों और कठिनाइयों को दूर कर दिया गया। इसका उद्देश्य सरकार को सुदृढ़ बनाना था, जिससे राजस्व की समस्या का भी समाधान किया जा सके और राजस्व मंडलों की स्थापना की जा सके। साथ ही भारत में कानून बनाने और उसके क्रियान्वयन में भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का उल्लंघन न करने की बात पर भी बल दिया गया था। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ लिखी गई है कि इस कानून के द्वारा क्या किया गया था? कानून बनाने के लिए क्रियान्वित भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का उल्लंघन न करने की भी बात पर बल दिया गया था। यानी आप व्यापार करने गए हैं, कानून बनाने गए हैं, आप सरकार बनाने गए हैं, ठीक है, आप अपने काम करिए, लेकिन भारतीयों की भावना, धार्मिक भावना या उनके रीति रिवाजों का आप उल्लंघन नहीं करेंगे। इस बात का कहाँ पे जोर दिया गया था? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट की अगर बात करते हैं तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। ठीक, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की असफलता के बाद 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया यह असफल हो गया। इसके बाद पिट्स का इंडिया एक्ट अधिनियम आया। कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। कह रहा जो एक्ट आया यह ब्रिटिश क्राउन के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था, जिसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, यानी भारत में ब्रिटिश के अधिकार में रहने वाले क्षेत्र। इस अधिनियम के प्रमुख तत्व अधोलिखित हैं। इस अधिनियम के प्रमुख तत्व अधोलिखित हैं जो इस प्रकार से। पहला, इस एक्ट के से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि कंपनी क्या काम करती, दोनों काम करती थी, व्यापारिक काम भी करती थी और राजनीतिक काम भी करती थी। तो 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया उसमें इस पर कोई चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन 1784 का जो एक्ट आया, 1784 के एक्ट में पिट्स इंडिया एक्ट जो जिसे कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या काम किया? कंपनी के व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले दोनों को अलग अलग कर दिया, यानी कंपनी का व्यापारिक मामला अलग होगा और राजनीतिक मामला अलग होगा। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में, जो व्यापारिक क्रियाकलाप हैं उसे किसे दे दिया गया? कंपनी के निदेशकों के हाथों में। जो कंपनी के निदेशक हैं यथावत रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों जैसे कि सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधियों के नियंत्रण पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। कह रहा है कि अब यहाँ पे 2 काम हो गए। एक तो जो निदेशक मंडल है वो क्या काम करेगा? व्यापारिक मामलों की देखभाल करेगा, लेकिन जो राजनीतिक मामले होंगे जैसे कि सैनिक, असैनिक या राजस्व संबंधी जो मामले होंगे उसके लिए नियंत्रण
और पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। ध्यातव्य है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी देशी नरेश के साथ संघर्ष आरंभ करने तथा सहायता का आश्वासन देने का अधिकार न था। कह रहा है कि बोर्ड आप अगर आप इससे ये नहीं लेते हैं, सहमति नहीं लेते हैं, कह रहा है कि ध्यान हो, आपको क्या ध्यान होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है यानी नियंत्रण मंडल जो है, उसकी अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को, खुद गवर्नर जनरल को किसी भी देशी नरेश यानी देश के जो छोटे छोटे राजा थे उनके साथ ना तो संघर्ष आरंभ कर सकते थे और ना ही उनकी कोई सहायता का आश्वासन देने का अधिकार था, यानी कोई अधिकार का नहीं दे सकते थे। राजनीतिक मामले उनसे एकदम खत्म हो चुके थे। इन सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युत का अधिकार सम्राट को सौंपा गया। 6 सदस्यों में से एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव तथा 4 व्यक्ति प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। इस प्रकार अब भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे। प्रथम शासक कौन था? कंपनी के निदेशक बोर्ड तथा दूसरा नियंत्रण मंडल के माध्यम से सम्राट। यानी एक तो प्रथम निदेशक अपना व्यापारिक मामला देख रहा है, साथ में राजनीतिक मामला जो देख रहा है, और दूसरा नियंत्रक मंडल है जो कि सम्राट के अधीन काम करता है। यह स्थिति 1858 ईस्वी तक बनी रही। कब तक बनी रही? 1858 ईस्वी तक यह स्थिति क्या रही? आपकी बनी सामान्य बनी रही। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। इस परिषद को भारत में प्रशासन यथा सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व व देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रांत का सेनापति बनाया गया। केंद्रीय शासन का अनुपालन न होने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण ये है आपकी कि केंद्रीय शासन, जो केंद्रीय शासन है उसका अनुपालन अगर नहीं होता है तो गवर्नर जनरल को यह अधिकार है कि प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का भी अधिकार वो अपने पास रखता था। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। कह रहा है कि अगर भारत में कोई नियुक्त अधिकारी है, अगर वह कोई अवैध काम करता है तो उसके ऊपर मुकदमा इंग्लैंड में चलता था, और जहां पे इंग्लैंड में उसकी स्थापना की गई थी, एक नए कोर्ट की स्थापना की गई। एक इसमें हुआ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो यहाँ पे कंपनी क्या काम करती थी, डरवा धमका करके लोगों से चीज़ें ले लेते थे, राजा महाराजा से उपहार ले लिया करते थे यहाँ से। तो पता चला कि हम आपके ऊपर सेना से युद्ध करा देंगे, ये वो मतलब एक धमकी दे करके वो यहाँ से तो क्या ले लेते थे, धमकी दे करके गिफ्ट ले लेते थे। और उसके बाद वहाँ पे जब जाते थे कहते थे फला राजा द्वारा हमको उपहार दिया गया है। तो इस चीज़ पे कंपनी ने सख्त नियम लगा दिया कि कोई भी आप उपहार किसी राजा से नहीं ले सकते हैं, और कोई जानबूझ के इतना महंगा महंगा उपहार नहीं देता, बल्कि डरवा धमका करके मोटे मोटे बड़े बड़े उपहार यहाँ से राजाओं से ये लोग ले लेते थे, और वहाँ जाके कहते थे मुझे गिफ्ट के तौर पे ये चीज़ें मिली हैं, जैसे कि अब दहेज में होता है। ठीक है, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से, गवर्नर जनरल को खुद देशी राजाओं से युद्ध या संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों की स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं, और आगे है 1786 का अधिनियम। तो 1786 का अधिनियम देखते हैं। 2 ही वर्ष बाद फिर अधिनियम आ जाता है, और इसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होता, लेकिन प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। तो आप देख पा रहे हैं, खुद ही बुक में लिखा गया है, प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। कह रहा है कि अगर विशेष परिस्थिति कोई है तो गवर्नर जनरल को क्या है कि वह, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया। यानी जो परिषद है उसकी जो निर्णय ली है, अगर कभी ज़रूरत पड़ गई तो वह उस निर्णय को निरस्त कर सकता है, किया गया। और ये प्रश्न पूछा गया है कि गवर्नर जनरल को कब ये विशेष अधिकार दिया गया को अपने परिषद के दिए गए निर्णय को भी निरस्त कर दे। ये प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा गया, तो आप बताएंगे 1786 के अधिनियम के द्वारा पूछा गया है।
ठीक। और साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई, यानी गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, प्रधान सेनापति मान लिया गया। उक्त दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। कह रहा दोनों अधिकार, जो यहाँ पे गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय लेने की शक्ति को निरस्त करने का अधिकार था, और सेनापति प्रधान सेनापति की शक्ति, दोनों का अधिकार सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया था। उसके बाद आ जाता है आपका 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट में क्या होता है कि इसके बाद अब चार्टर एक्ट आपका शुरू होगा और लगभग हर 20 वर्ष बाद चार्टर एक्ट आता है। तो 1793 के चार्टर एक्ट को हम लोग देखते हैं क्या है। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व वेतन देने की व्यवस्था की गई। आप देखिए यहाँ पे अब एक एक काम करना शुरू कर दिए। जो नियंत्रण मंडल है यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, उसको भारतीय राजस्व वेतन देने की सुविधा दी गई, यानी अब उनको भारतीय राजस्व से ही वेतन दिया जाएगा। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। ठीक है, तो जो कानून बनाए गए उसमें क्या सुधार होने चाहिए, क्या उसमें परिवर्तन होने चाहिए, क्या इसका उचित है क्या अनुचित है, इसका अधिकार किसको दिया गया, न्यायालय को दे दिया गया। तो हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे जब, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। लेकिन उसके पहले यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं जो कि परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक बार परीक्षा दृष्टि पे एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं, और इससे क्या होगा कि इस प्रश्न को हम एक बार रिवाइज तो कर ही लेंगे, बाद में इस प्रश्न की श्रृंखला को तो हम लोग रिवाइज करेंगे, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। इस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया। कह रहा किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया। तभी आपने पढ़ा कि 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया। कह रहा सर्वोच्च न्यायालय की जो राजस्व की अधिकारिता थी उसे किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया, तो भी आप जानते हैं 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई। कह रहा सर्वप्रथम कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है जिसे गवर्नर जनरल एक शक्ति तो गवर्नर जनरल की है, साथ में मुख्य सेनापति दो शक्तियां प्रदान कर दी गई। वो कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और ये कब हुआ, 1786 के चार्टर एक्ट के द्वारा, आगे 1786 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपका आएगा, तो अगला प्रश्न आपका हो जाता है किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। देखिए राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य दोनों अलग अलग कर दिए गए थे। किस एक्ट के द्वारा, तो पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा 1784 के द्वारा। आपको याद होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा इनके दोनों कामों को अलग कर दिया गया था, जिसमें व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए कंपनी के निदेशकों को हाथों में दे दिया गया था तथा राजनीतिक क्रियाकलापों को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के हाथों में दे दिया गया था, जिसके लिए 6 सदस्य की स्थापना की गई थी लंदन में। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया था। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, कब लगा दिया गया था, तो आप कहेंगे 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ। कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ, तो आप कहेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का अध्यक्ष कौन होता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो अध्यक्ष होता था वो कौन होता था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। जो ब्रिटिश सरकार थी उसका मंत्रिमंडल था, उसका एक सदस्य होता था जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को गवर्न करता था। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णयों को अस्वीकृत करने की शक्ति पुनः दे दी गई और उसे आगे आने वाले गवर्नरों के लिए भी विस्तृत किया गया, चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा। और नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व वेतन देने का प्रावधान कब किया गया, तो यह अधिनियम प्रावधान देने का अधिनियम 1793 के राजलेख के तहत किया गया था। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति किस राजलेख द्वारा दी गई, तो 1813 के राजलेख द्वारा। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1813 के राजलेख में क्या क्या हुआ था। तो ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए अनुमति दे दी गई थी 1813 के राजलेख में। और फिर 1813 के चार्टर द्वारा भारतीयों को शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी
राशि नियत की गई थी, 1 लाख रुपए की राशि नियत की गई थी, जो भारत के लोगों को शिक्षित करने के लिए ईसाई मिशनरियों पर खर्च होता था। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था? तो कह रहा लाइसेंस लेना कब अनिवार्य कर दिया गया? 1813 के द्वारा। और आगे है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 में से 3 कर दी गई थी, जिसमें से एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के तीनों एक्ट, जो 1784, 1786, उसके बाद आपका 1793 का चार्टर एक्ट, ये तीनों आपको पसंद आए तो इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपके यह श्रृंखला लगातार आपके लिए चलती रहेगी। जितना बड़ा वीडियो आप देख पाएंगे, 20 से 22 मिनट का वीडियो है, अगर 20 मिनट आप देते हैं तो 20-20 मिनट करके आपका ये क्लास धीरे धीरे आपको उस पीक तक पहुंचा सकता है जिस पीक पे आप सोच भी नहीं सकते हैं, और आप संविधान में महारत हासिल कर लेंगे और आने वाली परीक्षा में आप 20 में 20 क्वेश्चन करके आएंगे। तो इस प्रकार से 10-10 मिनट, 20-20 मिनट आपका साथ अगर मिलता रहेगा तो श्रृंखला आपको अनवरत मिलती रहेगी, और साथ में इसका वीडियो क्लास, फिर प्रैक्टिस सेट। तो संविधान में आप मास्टर बनने वाले हैं, तो इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते रहिए, दोस्तों को शेयर करिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।